बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। नर्सिंग थ्योरी में आप लोगों के कोर्स के यूनिट 1 और 2 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3, जो कि ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग थ्योरीज पे है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर के अंदर ये जो नर्सिंग थ्योरी आप लोगों की सब्जेक्ट हैं, इसको जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने इसकी कोर्स ग्रेड आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बात समझा दी थी कि ये जो आप लोगों की सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंट नर्सिंग थ्योरीज डिस्कस करने होंगे। तो वो जितने भी नर्सिंग थ्योरीज आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड हैं, तो उनकी एक ओवरव्यू इस यूनिट के अंदर आप लोगों को दी गई है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है नर्सिंग थ्योरीज़ की, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। जितने भी इस यूनिट के अंदर चीज़ें हैं, पॉइंट्स उठाए गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये यूनिट आप लोगों ने सही तरीके से कवर करनी है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में अगर MCQs वगैरह इस यूनिट से उठाए जाए तो आप लोग इजीली उनको सॉल्व कर सके। और जितने भी नर्सिंग थ्योरीज़ हैं, तो उनकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फोकस है, जितने भी आप लोगों के कोर्स में थ्योरीज इंक्लूड है, तो उन सब का मेन फोकस, मेन कंसेप्ट आप लोगों ने इस यूनिट के अंदर समझनी है। फिर एक एक करके जितने भी नर्सिंग थ्योरीज है उनको हम डिटेल से भी आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देख लें कि इस प्रेजेंटेशन के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि जो नर्सिंग थ्योरीज की डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। नर्सिंग थ्योरीज डिफरेंट आप लोग पढ़ेंगे, और डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये थ्योरीज बनाई हैं, तो उनका आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स है थ्योरीज़ के नर्सिंग में, जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ है वो आप लोगों को पता होंगी, उनका मेन फोकस आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा जो नॉन नर्सिंग थ्योरीज़ और मॉडल्स हैं, उनको भी इस यूनिट के अंदर डिस्क्राइब किया जाएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा है, इन द अर्ली पार्ट ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री नॉलेज वाज एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड ऑलमोस्ट इंटायरली टास्क ओरिएंटेड। मतलब ये है कि जो अर्ली स्टेजेस थे नर्सिंग हिस्ट्री के, तो वहाँ पे जो फोकस थी वो प्राइमरीली प्रैक्टिकल टास्क जो होते हैं उन पे थी। उनकी जो ड्यूटीज़ थे प्रैक्टिकल टास्क पे थे, उन पे प्राइमरी फोकस की जाती थी। उनका कोई ब्रॉडली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, नर्सिंग के अंदर साइंटिफिक नॉलेज के लिए, नर्सिंग थ्योरीज़ के लिए, उस चीज़ों पर उनका कंसेप्ट नहीं था, उनका फोकस नहीं था। जो फोकस दी जाती थी तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल टास्क जो है उनको दी जाती थी। उस टाइम नर्सिस के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में ये सोचा जाता था कि उनको इतनी ज़्यादा फार्मल एजुकेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। मिनिमल अगर उनके पास फार्मल एजुकेशन हो तो वो काफ़ी है। और उनको ज़्यादातर वो इस चीज़ पे, जितने भी नर्सिस थे तो वो इस चीज़ पे रिले करते थे कि जो हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस थे, जो वो ट्रेडिशनली सीखते आ रहे थे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते थे, तो उन चीज़ों पे उनका ज़्यादा फोकस था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इंटायरली टास्क ओरिएंटेड था। रोल ऑफ नर्सेज वर क्वेश्चन, व्हाट दे डू, फॉर होम, वेयर एंड व्हेन वर डिटरमिन। यानी उस टाइम क्या था कि जो रोल थे नर्सेस के, तो उन पे क्वेश्चन किया जाता था। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जब हो रही थी नर्सिंग की, तो उस टाइम शुरू में एक डिबेट, एक अनसर्टेनिटी जो है वो चलती आ रही थी। जो स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नर्सिस के, उनके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सवाल खड़े होते थे, डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो किए जाते थे इनके बारे में, इनके टास्क के बारे में, कि कौन से काम जो है वो नर्सिस ने परफॉर्म करनी है, कौन से नहीं करने हैं, उनको किस जगह पे जाके केयर प्रोवाइड करनी है, किसको केयर प्रोवाइड करनी है, और उनकी जो सर्विसेज हैं तो वो किन को चाहिए और किस तरीके से वो प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनके लिए कहा जाता था कि ये चीज़ें नर्सेज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके रोल्स पे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे उठते थे, बहुत सारे डिबेट्स हुआ करते थे। द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ नर्सिंग हैज़ बीन एंड इज़ बीइंग ब्रॉट अबाउट थ्रू द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ नर्सिंग थ्योरी। फिर क्या हुआ, जो
प्रोफेशनलाइजेशन है नर्सिंग की, यानी नर्सिंग को एक रिस्पेक्टेड, एक रिकॉग्नाइज्ड एक प्रोफेशन जो है वो मानना, यानी इसकी जो प्रोफेशनलाइजेशन है। प्रोफेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि नर्सिंग फील्ड जो है, नर्सिंग प्रोफेशन जो है, उसको एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करने में जो है वो जो फैसिलिटेशन दी गई वो नर्सिंग थ्योरीज़ की वजह से दी गई। यानी हम कह सकते हैं कि नर्सिंग की जो प्रोफेशनलाइजेशन है वो नर्सिंग थ्योरीज़ की वजह से हुई है। जैसे ही नर्सिंग थ्योरीज़ जो है वो बनती गई, तो नर्सिंग थ्योरीज़ की वजह से डिफरेंट फ्रेमवर्क, डिफरेंट गाइडलाइन जो है वो एक एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन, एक साइंटिफिक गाइडलाइन नर्सिंग्स के जो प्रैक्टिस है उसके लिए उनको मिलने लगे। उनको डिफरेंट जो है एजुकेशन मिलने लगे, डिफरेंट रिसर्चेस होने लगे, और रिसर्चेस की वजह, डिफरेंट रिसर्च के जो नॉलेज है, रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है, उनकी वजह से मज़ीद जो है वो एडवांसमेंट आती गई, और इसकी वजह से ये जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये एक एडवांस प्रोफेशन आखिरकार बन गई। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो प्रोफेशनलाइजेशन है नर्सिंग की, तो वो किसकी वजह से हुआ, वो थी नर्सिंग थ्योरीज़ के डेवलपमेंट की वजह से हुआ। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन नर्सिंग थ्योरी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है नर्सिंग थ्योरी की, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है नर्सिंग की हिस्ट्री में। ये 20वीं सेंचुरी में हुआ था एक कॉन्फ्रेंस जिसमें, और अब इसकी पर्पस क्या थी, इसकी पर्पस की अगर हम बात करें पहले तो ये बेहतर होगी। इसकी पर्पस ये थी कि जो नर्सिंग थ्योरीज़ जो है उनकी जो रिकॉग्निशन स्टार्ट हुई, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, उनकी इम्पोर्टेंस स्टार्ट हुई नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, तो उसको देखते हुए ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तमाम नर्सिंग लीडर्स को, जितने भी एकेडमिक्स हैं उनको, कि वो एक साथ आके उन्होंने जो की इश्यूज़ हैं इस प्रोफेशन के अंदर तो उनको डिस्कस किया था। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस की थी। उन टॉपिक्स में से एक तो ये था कि जो नेचर ऑफ नर्सिंग नॉलेज है उस पे उन्होंने डिस्कशन की थी, उस बात पे। इसके अलावा जो थ्योरीज़ हैं और थ्योरीज़ की जो रोल है प्रैक्टिस को गाइड करने में उसके बारे में, और जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ हैं उनकी जो रिलेवेंस है जितने भी हेल्थ केयर इश्यूज़ हैं उनके साथ, उसके बारे में। और इसके अलावा जो फर्दर डेवलपमेंट है नर्सिंग थ्योरीज़ की उसके बारे में उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन की थी। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लीडर्स, नर्सिंग लीडर्स आए थे, एकेडमिक्स आए थे, तो उनमें एक शेयरिंग ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ आइडिया और डिबेट जो है वो हुई। और इस वजह से काफ़ी सारे एडवांसमेंट जो है वो आती गई थ्योरीज़ के डेवलपमेंट में। थ्योरीज़ की जो डेवलपमेंट है वो मज़ीद इसकी वजह से काफ़ी एडवांसमेंट उसमें आती गई। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी नर्सिंग थ्योरी की, तो इसकी बड़ी अहमियत है नर्सिंग हिस्ट्री को अगर आप लोग उठा के देखें तो उसमें। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, brought leading scholars and theorists to discuss and debate on issues regarding nursing science and theory development। इसकी वजह से ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी नर्सिंग थ्योरी की, इसकी वजह से जो लीडिंग स्कॉलर्स थे और थ्योरिस्ट थे, तो उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया कि उन्होंने एक डिस्कशन की, एक डिबेट की डिफरेंट इश्यूज़ पे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए कि डिफरेंट जो इश्यूज़ थे उनके बारे में उन्होंने नर्सिंग साइंस से रिलेटेड, थ्योरी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशंस इसमें किए थे। और आखिरकार इसकी वजह से काफ़ी सारे एडवांसमेंट डेवलपमेंट में आती गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो फर्स्ट थ्योरी जिसकी हम ओवरव्यू करेंगे इस यूनिट में, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी है जो कि उन्होंने 1854 को दी हुई थी। ये जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो ये हमें सजेस्ट करती हैं एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसा कि फ्रेश एयर हो गया, वाटर हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गए, और इसके अलावा क्लीननेस का ख्याल करना, सनलाइट जो है उसकी वो एक फैक्टर है जिसकी ज़रूरत पड़ती है इंसान को। इन सब चीज़ों के बारे में, इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बारे में उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है जब हम मेंटेन करते हैं तो इनकी वजह से हेल्थ और वेल बीइंग जो है वो मेंटेन होती हैं। इनमें से अगर हमने इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया और इन फैक्टर्स में डिफिशेंसीज आ गई तो इसकी वजह से जो इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग होती हैं वो इम्पेयर हो जाती हैं और उनकी जो हेल्थ है वो डिमिनिश्ड हो जाती हैं। ये कहना था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इस एनवायरमेंटल थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेन फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उन्होंने कंसीडर की हुई हैं। तो उनमें फ़र्स्ट वन जो है वो प्योर फ्रेश एयर है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि गुड एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है
रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। प्योर फ्रेश एयर जो है वो जब मिलती हैं एक इंसान को, तो उसको ऑक्सीजन रिच जब मिल जाती हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स वगैरह है, अगर फ्रेश एयर है तो पोल्यूटेंट्स वगैरह जो है उनसे जो एक्सपोजर है वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। क्योंकि अगर एयर साफ़ अगर नहीं है, ऐसा एयर एक इंसान जो है वो सांस ले रहा है कि जिसके अंदर उसको डिफरेंट पोल्यूटेंट वगैरह उनके साथ एक्सपोजर हो रही हैं। तो अगर एक पेशेंट है और एक पेशेंट को अगर ऐसी कंडीशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में पेशेंट है कि जिसको वहाँ पे साफ़ हवा नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसमें डिफरेंट रिस्पायरेटरी इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी उसको कोई रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हैं तो वो उससे फिर ठीक नहीं हो सकेगा, बल्कि मज़ीद वो चीज़ें जो है वो एग्जर्बेट होंगी। जैसे कि अगर उनको कोई आस्थमा है या फिर COPD की कोई इशू है, तो उस टाइम फिर वो मज़ीद जो है ख़राबी की तरफ जाएंगे, वो ठीक उस हालत से नहीं हो सकते। तो इसीलिए प्योर फ्रेश एयर को कंसीडर किया गया। इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से सेकंड जो फैक्टर है वो प्योर वाटर का है। प्योर वाटर आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के हाइड्रेशन जो है वो ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए ज़रूरी होती हैं, क्रूशियल होती हैं। प्योर वाटर जो है वो पेशेंट के बॉडी में अगर होता है तो पेशेंट एडिक्वेटली हाइड्रेटेड होता है, और जब पेशेंट एडिक्वेटली हाइड्रेटेड होता है तो फिर उसके जितने भी ऑर्गन्स है वो सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं, डाइजेशन सही तरीके से होती है, सर्कुलेशन सही तरीके से होती है, और टॉक्सिन रिमूवल जो है वो सही तरीके से होती है। अगर वाटर नहीं है, वाटर की सही अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर ऐसा वाटर है जो कि साफ़ नहीं है, जो कि प्योर नहीं है, तो फिर पेशेंट की ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई तो उसमें वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेंगे और पेशेंट ठीक नहीं हो सकेगा। इफ़ेक्टिव ड्रेनेज का उन्होंने बताया। इफ़ेक्टिव ड्रेनेज जब होती हैं तो फिर ये जो वाटर की जो एकमुलेशन होती हैं वो जो स्टेगनेंट वाटर है कि किसी जगह जो है ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है तो इस वजह से पानी वहाँ पे जमा हो गई है, और पानी जब जमा हो जाती हैं तो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह बनती हैं, जैसे कि डिफरेंट मस्कीटोज़ वहाँ पे आ जाती हैं, वहाँ पे पैदा हो जाती हैं, और उनकी वजह से मलेरिया होती हैं, डेंगू फीवर होती हैं। इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीज़ जितने भी हैं तो वो भी इसी वजह से होती हैं कि पानी किसी जगह पे वो जमा हो जाती हैं, गंदा हो जाती हैं, और फिर वो जाके साफ़ पानी के साथ मिल जाती हैं, तो डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव ड्रेनेज हो, क्लीनलीनेस का ख्याल रखा जाए। ज़ाहिरी सी बात है कि अगर क्लीननेस को मेंटेन रखा जाए तो फिर एक इंसान जो है अगर वो ख़ुद पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस करे, उसकी इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो, तो फिर उसकी मेंटल वेलबींग भी और उसकी फ़िज़िकल वेलबींग भी जो है वो हो जाती हैं, वो मज़ीद बेहतरी की तरफ चला जाता है इस एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट की वजह से। अगर एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट नहीं होता, इन्वायरमेंट गंदा है, इधर उधर गंदगी पड़ी है, तो ना तो उसकी वो बीमारी जो है वो सही तरीके से वो ठीक हो सकती है, उसकी हीलिंग सही तरीके से हो सकती है, और ना ही वो मेंटल वेलबींग की तरफ जा सकता है। लाइट का, और लाइट में स्पेशली डायरेक्ट जो सनलाइट है उसका उन्होंने कहा, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स की सनलाइट एक्सपोजर जो है वो बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जिन लोगों को डायरेक्ट सनलाइट के साथ एक्सपोजर नहीं होती तो उनको विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन डी आप लोगों को पता है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए भी और जो बोन हेल्थ है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लाइट होती हैं, नेचुरल लाइट, तो वो सर्केडियन रिदम जो है उसको रेगुलेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्लीप को प्रमोट करती हैं, और ओवरऑल जो इंसान का मूड होता है तो उसको रेगुलेट करती हैं। तो ये जितनी भी फैक्टर्स यहाँ पे दी गई हैं तो इनके बारे में लिखा है कि एनी डिफिशिएंसी इन वन आर मोर ऑफ दीज फैक्टर्स कुड लीड टू इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर डिमिनिश्ड हेल्थ स्टेटस, कि अगर इनमें कोई डिफिशिएंसी आ गई, एक में भी या फिर एक से ज़्यादा में डिफिशिएंसी आ जाती है, तो इसकी वजह से जो फंक्शनिंग होती है इंसान की नॉर्मल लाइफ की वो इम्पेयर हो जाती हैं, और उसकी जो हेल्थ स्टेटस है वो डिमिनिश्ड हो जाती हैं। तो ये कहना था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। अब इसकी एप्लीकेशन देख लें। इसकी एप्लीकेशन के बारे में लिखा है, पेशेंट्स आर टू बी पुट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट ऑन देम।
इनका कहना था कि इसकी एप्लीकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि जो पेशेंट्स हैं उनको ऐसे कंडीशन में रखा जाए कि नेचर जो है वो उन पे एक्ट करे, यानी जितनी भी नेचुरल फैक्टर्स हैं तो उनको कंसीडर करते हुए, नेचुरल फैक्टर्स मींस डायरेक्ट सनलाइट और फ्रेश एयर का होना, फ्रेश वाटर का, प्योर वाटर का होना, तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट को ऐसी कंडीशन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको बेस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज टू रिड्यूस नॉइज़, और ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉइस जो है उसको कम रखा जाए पेशेंट के एनवायरनमेंट में, टू रिलीव पेशेंट एनजाइटीज़, और ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि पेशेंट की एनजाइटीज़ जो है उनको रिलीव करें, एंड टू हेल्प देम टू स्लीप, और उनकी मदद करें कि वो एडिक्वेट स्लीप जो है वो कर सकें, तभी उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सकती है। एज पर मोस्ट ऑफ द नर्सिंग थ्योरीज, एनवायरमेंटल एडाप्टेशन रिमेन द बेसिस ऑफ होलिस्टिक नर्सिंग केयर। बहुत सारे थ्योरीज़ जो है उनके मुताबिक, और जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है इसके मुताबिक, जो इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन है तो ये बेसिस होती है होलिस्टिक नर्सिंग केयर की, कि अगर हम इन्वायरमेंट को कंसीडर ना करें तो फिर हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक कम्प्रिहेंसिव केयर, एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंटल एडाप्टेशंस जो है उनको हम कंसीडर करें, और इन्वायरमेंट जो है उसको बेहतर बनाएं पेशेंट के लिए, उसकी जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद वर्जीनिया हेंडरसन की थ्योरी है। वर्जीनिया हेंडरसन जो है उन्होंने अपनी थ्योरी 1964 को पेश की हुई थी। इनकी जो थ्योरी है इसको नर्सिंग नीड थ्योरी कहा जाता है, और यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट लिखी हुई है कि मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल, द 20th सेंचुरी नाइटिंगेल। ये इसलिए इसमें लिखा गया है क्योंकि ये जो वर्जीनिया हेंडरसन थे उन्होंने अपनी नर्सिंग थ्योरी के अंदर बेसिकली इस बात को सामने रखा है कि जो नाइटिंगेल थे और उनके जो नाइटिंगेल के जो आइडियाज़ थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, वो अभी भी सुपर इम्पोर्टेंस रखती हैं नर्सिंग के प्रोफेशन में। यानी इनका कहना ये था कि नाइटिंगेल जो है वो तो 19th सेंचुरी में थी और उन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर काम की हुई थी, लेकिन ये उस चीज़ को हाईलाइट करती हैं कि अब भी 20th सेंचुरी में भी और 20th सेंचुरी से आगे भी जो जितनी भी टाइम होगी तो उसमें नाइटिंगेल्स के जो प्रिंसिपल्स थे नर्सिंग केयर के, तो वो अभी भी बरकरार है, अभी भी वो नर्सिंग प्रैक्टिस को शेप करती हैं। तो इनका कहना ये था बेसिकली कि नाइटिंगेल्स के जो आइडियाज़ हैं वो अभी भी रिलीवेंट है, वो अभी भी इन्फ्लुएंशियल है नर्सिंग प्रैक्टिस के ऊपर। तो इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये रखी हुई थी कि मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल, द 20th सेंचुरी नाइटिंगेल। अब ये जो थ्योरी है इनकी, तो इसको नर्सिंग नीड थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो इस कॉन्सेप्ट पे है कि जो नर्सिस हैं उनका रोल ये है कि वो एक इंडिविजुअल को असिस्ट करें, उसकी मदद करें कि वो इंडिविजुअल अपने जो बेसिक नीड्स है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है, बेसिक सोशियो कल्चरल नीड्स हैं, बेसिक स्पिरिचुअल नीड्स हैं, उनको वो मीट कर सके, और उन नीड्स को पूरा करने में उनकी मदद करना नर्सिंग की रोल है। ये जो थ्योरी बनी है तो इसकी बेसिक फोकस जो है वो इस चीज़ पे है कि नर्सिस का रोल ये है कि वो इंडिविजुअल्स की, पेशेंट की मदद करे ताकि वो अपने जितने भी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा कर सकें। देखिए लिखा है, The unique function of nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health. यानी यूनिक फंक्शन नर्स का ये होता है कि वो एक इंडिविजुअल की मदद करे, अगर वो इंडिविजुअल बीमार है तब भी, अगर वो बीमार नहीं है तब भी। अब लिखा है कि क्या करने में, कि जितने भी उनके एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो उनमें उनकी मदद करें, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में उनको असिस्ट करें। आर इट्स रिकवरी आर पीसफुल डेथ that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। यानी इसका मतलब ये है कि उसकी रिकवरी तक, या अगर उसकी में भी कोई पेशेंट ऐसा है कि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट स्टेज कैंसर है, तो उसकी पीसफुल डेथ जो है वो वाक़ई करने में उसको असिस्ट करें, यानी उसकी जो जितने भी पेन वगैरह है तो उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। पिलेटिव केयर जो है वो उसको प्रोवाइड करे, यानी सिम्टमेटिक केयर जो है वो उसको सही तरीके से प्रोवाइड करे ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और
ये जो असिस्टिंग है वो इस हद तक करनी चाहिए कि जब तक वो बंदा जो है उसको मदद की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाए। जब उसको मदद की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, उसमें वो नेसेसरी स्ट्रेंथ आ जाएगी, नेसेसरी उसमें वो ख्वाहिश जो है वो पैदा हो जाएगी उस काम को करने में जो उसके हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है, उसके हेल्थ को मेंटेन रखने में कंट्रीब्यूट करती है, या उसमें वो नॉलेज आ जाएगी जो उसके हेल्थ को प्रमोट करने में मदद देती है, तो उसके आने तक उसकी असिस्टिंग करना एक नर्स की रोल होती है। एंड टू डू दिस इन सच ए वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रिपीटली एज पॉसिबल। और इनका ये भी कहना था कि ये जो हेल्प एक नर्स करती हैं तो उस हेल्प को इस तरीके से करनी चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाए। वो पेशेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़ुद से अपने जो नीड्स हैं जितने भी हैं जिनकी अभी उसको मदद करने की ज़रूरत है वो फिर ख़ुद से कर सके, उसको इस काबिल बनाना है। ये जो वर्जीनिया हेंडरसन थे तो इन्होंने 14 कंपोनेंट्स बताए थे अपने थ्योरी के अंदर, 14 कंपोनेंट्स। और वो 14 कंपोनेंट्स क्या थे? फर्स्ट वन था ब्रीथ नॉर्मली। ये जो पेशेंट हैं जिनका ये कह रहे थे कि उनके बेसिक जो नीड्स हैं उनमें उनकी मदद करनी है, उनको असिस्ट करनी है, ये नर्सेस की रोल होती है। तो फर्स्ट जो उनकी बेसिक नीड है जिसको पूरा करने में उनकी मदद करनी नर्सिंग की मदद करना नर्सिंग की नर्सिस की रोल होती है। तो वो ये है कि ब्रीथ नॉर्मली, कि उनको रिस्पायरेटरी अगर कोई प्रॉब्लम है, एयरवे की कोई प्रॉब्लम है तो इस काबिल उनको बनाए कि वो नॉर्मली ब्रीथ कर सके। ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, वो मूव कर सके और वो उठना चाहे, डिज़ायरेबल पोस्चर्स मीन्स कि उठना चाहे तो उठ सके खुद से, बैठना चाहे तो बैठ सके खुद से, इस काबिल उनको बनाना है। स्लीप एंड रेस्ट, वो सही तरीके से स्लीप कर सके, आराम कर सके। उनकी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है नर्सिस की इस थ्योरी के मुताबिक। और अगर वो इस काबिल हो जाए, यानी तब तक करनी चाहिए जब तक कि वो ख़ुद इस काबिल हो जाए, वो इंडिपेंडेंटली इस काबिल हो जाए कि ख़ुद से वो स्लीप कर सके, रेस्ट कर सके। सेलेक्ट सुइटेबल क्लोथ्स, ड्रेस एंड अनड्रेस, और वो इस काबिल हो सके, उनको इस काबिल बनाना चाहिए, इन चीज़ों में उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर वो नहीं कर सकते हैं, कि वो सुइटेबल क्लोथ्स जो है वो सेलेक्ट कर सके अपने लिए, ड्रेस और अनड्रेस वो ख़ुद कर सके, कपड़े ख़ुद पहन सके, ख़ुद से कपड़े बदल सके। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम नर्सिस की ये रोल है कि उनकी मदद करें और कराते कराते उनको इस काबिल बनाए कि वो ख़ुद से फिर कर सके। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। अगर वो ये नहीं कर सकते कि अपने लिए ख़ुद जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेंटल इशू है, गर्मियों में उनको ये पता नहीं चल रहा कि गर्मी है कि कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़े सेलेक्ट करने हैं, और सर्दियों में भी उनको ये नहीं पता चल रहा कि हमने कोई गर्म कपड़े जो है वो सेलेक्ट करने हैं, अपने लिए पहनने हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। तो उस टाइम अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करना और फिर मदद करते करते उनको इस काबिल बनाना कि वो ख़ुद से कर सके। तो ये नर्सिस की रोल होती हैं अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन। इसके अलावा जो 8 नंबर पॉइंट है वो ये है कि कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्यूमेंट। उनकी जो यानी जो स्किन होती हैं उसको प्रोटेक्ट करना, क्लीन रखना, अपनी बॉडी को वेल ग्रूम्ड रखना और प्रोटेक्ट करना कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से, गर्मी से, सर्दी से और जितने भी इंजरीज़ वगैरह हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। तो ये इसमें उनकी मदद करना और फिर उनको इस काबिल बनाना कि वो इंडिपेंडेंटली कर सकें। 9th नंबर पॉइंट है अवॉइड डेंजर्स इन एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरी टू अदर्स, यानी जितने भी डेंजर्स वगैरह हैं एनवायरनमेंट में उनको अवॉइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पली अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो जो मेंटल जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको उनके बारे में मेनली ये पॉइंट्स जो है हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो ना तो उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना कि ना तो वो ख़ुद को नुकसान पहुंचा सके और ना ही वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, और फिर उनको इस तरीके से उनको केयर प्रोवाइड करना
उनकी ट्रीटमेंट करना कि वो इस काबिल हो सके कि वो ये काम छोड़ दे, वो ख़ुद को भी नुकसान ना पहुंचाए और दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए। 10th नंबर पॉइंट है कम्युनिकेट विद अदर्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, नीड, फियर और ओपिनियन। उनको असिस्ट करना नर्सिस की रोल है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने नीड्स को वो एक्सप्रेस कर सके, अपने फियर्स को, अपने ओपिनियंस को, और फिर उनकी मदद करते करते उनको इस काबिल बनाना कि वो इंडिपेंडेंटली ये चीज़ें कर सकें। वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ, उनको इस काबिल बनाना, उनकी असिस्टिंग करना कि अपने फेथ के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक वो वर्शिप कर सकें। वर्क इन सच ए वे दैट देयर इज़ ए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, वो इस तरीके से काम करे कि वहाँ पे उनको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट हो। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट का मतलब ये है कि वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ करे, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा ले, वो अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें, इस किस्म की वो वर्क में वो इन्वॉल्व हो जाए, उनको इस काबिल बनाना। प्ले और प्रैक्टिस इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, अगर कोई तफरीही, कोई रिक्रिएशन वाला कोई एक हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के काबिल उनको बनाना, यानी मेंटली वेलबींग की तरफ ले जाना। लर्न, डिस्कवर और satisfy the curiosity that leads to normal development and health and use the available health facility, उनको सिखाना, एजुकेट करना कि वो अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो उनकी सही तरीके से हो सके, उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके, और जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको वो यूज़ कर सकें, उनको एसेस कर सकें, उनको इस काबिल बनाना। तो ये जितने भी पॉइंट्स वर्जीनिया हेंडरसन ने बताए हुए हैं, तो इनको बताने का मकसद ये है कि एक नर्स जो है उसकी एक यूनिक रोल है कि ये जितने भी चीज़ें हैं, ये बेसिक नीड्स हैं एक पेशेंट के, तो इनको पूरा करने में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करना, और आखिरकार एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी उनको इस काबिल बनाना कि ये सारी चीज़ें वो खुद इंडिपेंडेंटली कर सके। तो ये थ्योरी थी वर्जीनिया हेंडरसन की। इसके बाद जो थर्ड थ्योरी है वो हिल्डेगार्ड पेप्लो की थ्योरी है। हिल्डेगार्ड पेप्लो ने अपनी ये जो थ्योरी है ये 1952 को दी हुई थी, और इनकी जो थ्योरी है ये इंटरपर्सनल थ्योरी है। इंटरपर्सनल थ्योरी मींस के ये जो थ्योरी है हिल्डेगार्ड पेप्लो की, तो इसका जो मेन फोकस है वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे है। इस थ्योरी के अंदर ये एम्फेसिस की गई है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है कि जो हेल्थ केयर इंटरेक्शन में जो इंटरपर्सनल डायनेमिक्स होते हैं एक पेशेंट और एक नर्स के दरमियान, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। इस कि अगर हम एक स्पेशल एस्पेक्ट की बात करें इस थ्योरी के, जो आप लोगों ने याद रखनी होगी, तो वो ये है कि जो थेरापेटिक इंटरेक्शन होती हैं, तो उसके थ्रू एक नर्स जो है वो किस तरीके से पेशेंट की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर सकती हैं। तो इसका मकसद ये है कि एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में, एक पेशेंट को एक बीमारी से निकालने में, एक पेशेंट की नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने में जो थेरापेटिक रिलेशनशिप होती है उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में ये थ्योरी बनाई गई है। देखिए लिखा है focuses on the interpersonal processes and therapeutic relationship that develops between the nurse and client। जो therapeutic relationship है, जो interpersonal प्रोसेस है एक नर्स और क्लाइंट के दरमियान, तो उन पे फोकस की गई है कि किस तरीके से थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सकती है एक नर्स और क्लाइंट के दरमियान, और फिर उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके 4 फेजेस बताए हुए हैं इन्होंने, जो इंटरपर्सनल थ्योरी है इसके, कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो होती है तो इसके 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ ओरिएंटेशन का होता है। ये जो ओरिएंटेशन वाली फ़ेज़ होती है, ये वो फ़ेज़ होती है कि जिसमें नर्स और पेशेंट जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को वो यानी उनके दरमियान एक ट्रस्ट और एक थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है उसकी स्टार्ट हो जाती हैं, ट्रस्ट जो है वो डेवलप होने लगती हैं, और वो जो गोल्स है इनके इस रिलेशनशिप के, वो गोल्स वो समझते हैं। तो ये ओरिएंटेशन फेज़ होती हैं। दूसरा इसका आइडेंटिफिकेशन का फेज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन फेज़ जो होती हैं ये वो फेज़ होती हैं जिसमें पेशेंट जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, इंटरनलाइज करते हैं कि जो नर्सेस होते हैं वो हेल्पर हैं, वो उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं,
वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं और उनकी एक ट्रस्ट और रेपो जो है वो डेवलप होने लगती है अपने जो उनकी केयर प्रोवाइडर है, जो उनकी नर्स है, उसके साथ। तो इसमें इस रेपो डेवलप होने का, इस ट्रस्ट डेवलप होने का फ़ायदा ये होता है कि अब ये पेशेंट जो है वो इस एबल हो जाता है कि मोर ओपनली अब वो केयर और सपोर्ट रिसीव कर सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन फेज़ का मकसद ये होता है कि एक पेशेंट जो है वो उसकी ट्रस्ट और रेपो डेवलप हो जाए नर्स के साथ और वो ओपनली केयर जो है और सपोर्ट जो है वो रिसीव कर सकें। इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन का फेज़ है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि यूटिलाइजेशन आप कह सकते हैं, फ्रीली यूटिलाइज करना। कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एक्टिवली नर्स की जो असिस्टेंस होती है, उसकी जो मदद होती है, उसको एक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। नर्स जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो गाइडेंस, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को और उसको उसकी प्रोग्रेस वो करवाती जाती हैं उसके जो गोल्स हैं उसकी तरफ। तो इस दौरान जो पेशेंट होता है तो वो जो नर्स की जो असिस्टेंट होती हैं उसको जब एक्टिवली यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर लेता है, तो इस फेज़ को हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन फेज़। तो एक्सप्लॉयटेशन फेज़ में पेशेंट जो है वो तमाम जितने भी तरीक़ों से एक नर्स जो है वो उसकी मदद कर रही होती हैं तो उसको वो मदद वो लेता है और प्रोग्रेस करता जाता है अपने जो गोल्स है उनको अचीव करने की तरफ, अपनी उसकी जो हेल्थ है उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ। फिर लास्ट में रिजोल्यूशन फ़ेज़ आती हैं। रिजोल्यूशन फ़ेज़ वो फ़ेज़ होती हैं जिसमें ये जो थेरापेटिक रिलेशनशिप एक बनी थी तो इसकी टर्मिनेशन हो जाती हैं, अब ये ख़त्म हो जाती हैं। रिजोल्यूशन फ़ेज़ तब आती हैं जब पेशेंट ठीक हो जाता है, उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी अब वो ठीक हो जाता है उससे, अब वो इंडिपेंडेंटली अपने काम वगैरह वो ख़ुद कर सकता है, अब वो जो है डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो उस टाइम ये जो रिलेशनशिप है ये टर्मिनेट हो जाती हैं। या फिर उस टाइम भी हो सकती हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है उसको किसी एक वार्ड से दूसरे, किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर शिफ्ट किया जा रहा है, अगर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस टाइम भी ये थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती हैं, रिजोल्यूशन फेज़ जो है वो आ जाती हैं। इसमें ये पेशेंट जो है उसके जो नीड्स है वो ऑलरेडी पूरे हो चुके होते हैं उस कोलैबोरेटिव इफ़ेक्ट की वजह से, उस रिलेशनशिप की वजह से, थेरापेटिक रिलेशनशिप की वजह से। तो अब वो पेशेंट जो है वो अपने जो नीड्स है वो ख़ुद से पूरा कर सकता है। अब वो इतना ज़्यादा नर्स पे रिलिएंट नहीं होता, वो सेल्फ रिलियंस उनमें पैदा हो जाती हैं कि अपने प्रॉब्लम्स के साथ वो अब ख़ुद डील कर सकते हैं, इस एबल हो जाते हैं। तो तब जाके ये जो रिलेशनशिप है, थेरापेटिक रिलेशनशिप, ये अब टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इस फेज़ को हम कहते हैं रिजोल्यूशन फेज़। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है यहाँ तक। ये 3 थ्योरीज़ जिसकी एक सिंपल ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दी है, इनको सही तरीके से आप लोग समझें और इनको पढ़ें और याद करें। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इस यूनिट को कंटिन्यू करूँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। और दूसरी बात ये कि इनमें से एक एक थ्योरी को, जिन भी थ्योरी की यहाँ पे ओवरव्यू आप लोगों को दी जा रही है, तो इन सारे थ्योरीज़ को हम एक एक करके एक अलग चैप्टर्स की तरह इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन है। और जो भी प्रेजेंटेशन सिलेक्ट्स होते हैं तो उन पे मैं लेक्चर बनाया करूँगी, तो उनमें हम डिटेल से इनको कवर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसकी जो सिंपल ओवरव्यू है वो देख रहे हैं और ये आप लोगों ने सही तरीके से समझनी है। और जितनी भी चीज़ें इस यूनिट में दी गई हैं तो इनको आप लोगों ने याद करना है। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।